हेलो डियर्स, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री सखा। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा जी, आपका चैप्टर चल रहा है स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको एक लेक्चर दिया जा चुका है, उसमें शुरुआत में ही आपको बताया गया था कि स्टेट ऑफ मैटर में हम लोग गैसियस स्टेट के बारे में ही बात करेंगे। थोड़ा सा हम लिक्विड के बारे में भी डिस्कस करेंगे चैप्टर के लास्ट में। तो जो पुराना यानी पहला लेक्चर था इस चैप्टर का, उस लेक्चर में हम लोगों ने प्रेशर मेज़रमेंट के बारे में पढ़ा था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेज़र करेंगे ये सीखा था, और गैस के प्रेशर को कैसे मेज़र करेंगे ये सीखा था। अब बारी है, आज शुरू करेंगे हम लोग आज के लेक्चर में गैस लॉज के बारे में। जिन्होंने पीछे का लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसका लिंक मिल जाएगा आपको। पहले आप फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट करें, उसके बाद आप यहाँ पर आएँ। तो जो गैस लॉज हैं, बहुत सारे गैस लॉज हैं, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुने भी होंगे। बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर जिसको गैलुसेक्स लॉ ऑफ प्रेशर भी कहते हैं या एमेंटन्स लॉ भी कहते हैं। तो तीन तो ये हो गए। नेक्स्ट है एवोगैड्रो लॉ। इनके बाद एक होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, और एक होता है ग्राम्स लॉ ऑफ गैसियस डिफ्यूज़न। तो बेटा जी जो आज बात होगी वो शुरू के जो चार लॉज हैं इनकी बात होगी, क्योंकि सब इंटर रिलेटेड हैं और इनके ग्राफ्स वगैरह भी जो बनते हैं वो सब आपस में रिलेट करके ही बनाए जाते हैं। मतलब चार लॉज कौन से? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर एंड लास्ट वन एवोगैड्रो लॉ। तो अगर इन चार लॉज को भी हम पढ़ते हैं, इन लॉज की डेफिनेशंस पढ़नी पड़ेंगी, इन लॉज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी कुछ हम लोग लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए वैसे तो आपको असाइनमेंट मिलेगा, उसमें आप लोग प्रैक्टिस करोगे, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स तो यहाँ पर कराए ही जाएंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, और इसके अलावा इनके ग्राफ्स भी होंगे। तो एक लेक्चर में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। अगर हम एक लेक्चर बनाते हैं इसका तो 1.5 घंटे का बनेगा जा करके, जो कि आपके लिए कन्वीनियंट नहीं रहेगा। तो इसको भी हम 2 लेक्चर्स में डिवाइड कर लेंगे। तो जिनको भी ये लॉज देखने हैं, लॉज कंप्लीट करने हैं, ये चार लॉज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर एंड एवोगैड्रो लॉ, इन चारों लॉज के हम 2 लेक्चर्स, इनको हम 2 लेक्चर्स में डिवाइड कर देते हैं। आज सभी लॉज की डेफिनेशंस हो जाएंगी, मतलब जो कुछ आपको हर लॉ में थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिखने हैं वो थ्योरी आपको लिखा दी जाएगी, जो उनका डेरिवेशन टाइप के या कुछ इक्वेशंस बनती हैं, एक्सप्रेशंस बनते हैं, वो आपको बता दिए जाएंगे। हो सकता है कि 2-4 न्यूमेरिकल्स भी आपको करवा दिए जाएं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो पूरी तरीके से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लॉज की डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए जो न्यूमेरिकल वाला लेक्चर होगा नेक्स्ट वाला, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कॉपी पेन लेकर ही बैठिएगा। मैं न्यूमेरिकल्स यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करता हूँ, मैं आपको डिक्टेट करता हूँ। तो न्यूमेरिकल्स आपको तभी समझ में आ सकते हैं जब आप लिखेंगे उनको। तो लिखता हूँ मैं यहाँ पर, लिखवाता हूँ आपको न्यूमेरिकल्स और आपको सॉल्व करने का टाइम देता हूँ, उसके बाद आप वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा अगर आप लेक्चर को ठीक से समझना चाहते हैं। यहाँ डिस्प्ले नहीं करेंगे हम न्यूमेरिकल्स को। लॉज को स्टार्ट कर लेते हैं, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें न्यूमेरिकल्स और इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को हम लोग देख लेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम, मतलब गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को बताने के लिए डालेंगे आप हेडिंग गैसियस लॉज, और उसमें एक लाइन बस लिख दीजिए, टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, गैस लॉज आर गिवन। टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, गैस लॉज आर गिवन। उनमें पहला है बॉयल्स लॉ। देखिए बॉयल्स लॉ क्या कहता है, लिखिएगा। पहले आप 2 लाइनें लिखें फिर समझाते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को फिक्स रखना है, बदलना नहीं है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। ये आपने लिख लिया होगा। देखो क्या बोला गया है, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, मतलब हम गैस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट में हम प्रेशर बदलेंगे, जो भी और चेंजेस होते हैं वो होंगे प्रेशर बदलने से, लेकिन हम टेम्परेचर कैसा रखेंगे? थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखेंगे। टेम्परेचर कांस्टेंट है और गैस की अमाउंट को कांस्टेंट रखना है, मतलब गैस के जो मोल हैं उनको भी कांस्टेंट रखना है। तो एक तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, दूसरा मोल ऑफ गैस, मोल ऑफ गैस को हमने n से दिखाया,
ये भी हमने कैसे रखे हैं, कांस्टेंट। मतलब गैस की अमाउंट को चेंज नहीं करना है, कंटेनर में जितनी गैस आपने ली थी उतनी ही रखनी है, ना गैस को कम करना है ना और गैस को ऐड करना है। अगर ऐसा आपने किया या टेम्परेचर आपने चेंज कर दिया, देन बॉयल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। फिर क्या कहा गया, अगर आप ऐसा करते हैं, ये मान लीजिए इस तरीके से है, ये एक कंटेनर है, इसमें ये पिस्टन ढक्कन होता है, लिड होता है, इसी को पिस्टन बोलते हैं, इसको हम ऊपर नीचे शिफ्ट करा सकते हैं। ये गैस के कुछ अमाउंट यहाँ पर है, गैस के कुछ मोल्स यहाँ पर हैं। तो बोला गया अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, मतलब पिस्टन को नीचे की तरफ ले जाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस का वॉल्यूम घटेगा, या प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जो वॉल्यूम है गैस का, वॉल्यूम ऑफ गैस V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। ये P है बेटा, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस। यहां से देखिएगा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो V इज इक्वल टू आ जाएगा K इंटू 1/P, यानी PV इज इक्वल टू बनेगा जाकर के K। ये है बॉयल्स लॉ। प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन कैसा रहेगा, कांस्टेंट। इस बात का मतलब ये होता है, प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होने का मतलब ये होता है, गैस शुरू में ली थी आपने, उसका प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था। अब आपने प्रेशर को बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा करके P1 से क्या कर दिया आपने, P2, तो वॉल्यूम चेंज हो गया होगा, वॉल्यूम V1 से क्या हो गया, V2। तो लेकिन है क्या, P इंटू V जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब P1 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2 इज इक्वल टू P3 इंटू V3। इस तरीके से इसका मतलब ये हुआ, दैट इज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 एंड सो ऑन। बेटा जी ये होता है बॉयल्स लॉ। इसके ग्राफ्स वगैरह जो भी हैं, हालांकि कुछ ग्राफ्स अभी भी बनाए जा सकते हैं, आपको समझ में भी आ जाएंगे, लेकिन कुछ ग्राफ्स ऐसे होंगे जो समझ में नहीं आएंगे क्योंकि वो आगे वाले लॉज से जुड़े हुए हैं। तो ये बॉयल्स लॉ है। यहाँ से रिलेटेड चलो न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे, पहले इन लॉज को लिख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स भी हम लोग कर लेंगे, उससे थोड़ा एक और कॉम्प्लिकेशन ये बन जाएगा कि हम आपको न्यूमेरिकल बोलेंगे तो आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कौन सा लॉ लगाएं। अभी तो ये डिसाइडेड ही है कि बॉयल्स लॉ पढ़ाया है तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 से ही क्वेश्चन होना है। तो ये बॉयल्स लॉ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, थ्योरी है ही नहीं ज़्यादा, पूरा का पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल चैप्टर है, इसलिए ये बहुत आसान पड़ता है चैप्टर। हालांकि न्यूमेरिकल्स का कोई लेवल नहीं होता है, अगर न्यूमेरिकल्स का लेवल बढ़ा दें तो आपके लिए यही चैप्टर टफ हो जाएगा, बट थ्योरी में कुछ नहीं होता, थ्योरी में टफ कहने के लिए कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। तो सेकंड जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहां पर वो है चार्ल्स लॉ। इन्होंने क्या कहा, लिखिएगा, when pressure of gas is constant, when pressure of gas is constant, कॉमा लगा के, volume of fixed amount of gas is directly proportional to absolute temperature of gas। अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, ये प्रेशर देखिए हमने कांस्टेंट लिख दिया, गैस की अमाउंट को भी कांस्टेंट रखना है, मतलब ये जो मोल हैं इनको भी हम कैसा रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो कहा गया जो गैस का वॉल्यूम होगा वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये किस में लेना है, टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन। तो यहाँ से आप ध्यान दोगे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो V इज इक्वल टू KT आएगा, तो V अपॉन T इज इक्वल टू हो जाएगा K। मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो कैसा रहेगा, कांस्टेंट, दैट इज V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू V3 अपॉन T3 एंड सो ऑन। ये होता है चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर। अगर एग्ज़ाम में, अगर आप 11th क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हो और आपसे कहा जाए कि चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन लिखिए, व्हाट इज चार्ल्स लॉ, तो आप ये मत लिख करके आइएगा। अब थोड़ा सा इसको बदल दिया गया है, मॉडिफाई कर दिया गया है।
और मॉडिफाई करके चार्ल्स लॉ दिया गया है। तो आप अगर एग्जाम में लिख के आते हैं तो आप ये वाला लिख करके आइएगा जो मैं अब आपको पढ़ाऊंगा, जो अब मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। देखिए ये बात तो फिक्स हो गई कि अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं और गैस की अमाउंट को कांस्टेंट रखते हैं, तो प्रेशर और गैस की अमाउंट को कांस्टेंट रखने पर अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट मोल कांस्टेंट, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, अगर हम टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट तो होगा ही होगा टेम्परेचर बढ़ाने पर, वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट होता है वो 1/273 टाइम्स होता है ऑफ द वॉल्यूम जो कि 0 डिग्री सेल्सियस और उसी प्रेशर पर था। तो इसको जो लॉ को दिया गया है, जो इसकी थ्योरी दी गई है, वो इस फॉर्म में दी गई है। तो इस फॉर्म में जरा आप थ्योरी को लिखिएगा। चार्ल्स लॉ का सेकेंड वर्जन जो है, जो आपको एग्जाम में लिख करके आना है अगर आपसे पूछा जाता है, तो क्या लिखेंगे? लिखें इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम ऑफ गैस, इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम ऑफ गैस on increasing the temperature by 1 degree Celsius is 1/273 times of the volume at 0 degree Celsius bracket में V naught when pressure and amount of gas is constant, when pressure and amount of gas is constant। ध्यान दीजिएगा, प्रेशर और मोल दोनों को हमने कैसा रखा? कांस्टेंट। और हमने ये मान लिया कि इस प्रेशर पर इतनी मोल गैस का जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये हमने V नॉट मान लिया। अब क्या बोला गया? अब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा बताते हैं, लिख रहे हैं यहां पर, इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम, इसको हम लोग डेल्टा V कह रहे हैं, वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम फॉर 1 डिग्री सेल्सियस, इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर। तो ये कितना होता है? 1/273 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। वो कितना है? V नॉट। तो अगर आपने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया टेम्परेचर तो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट इतना होगा। अगर आप इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम फॉर, अगर आपने T डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया तो इंक्रीमेंट इन ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा? T से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू V नॉट। अब देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट T डिग्री सेल्सियस, T डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना होगा? जितना 0 पे था, तो 0 पे था, और 0 से T तक आते आते वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट हो गया डेल्टा B, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस एट T डिग्री सेल्सियस, जिसको हमने कहा VT कितना होगा? जितना 0 पे था प्लस जितना इंक्रीमेंट हो गया टेम्परेचर को बढ़ाने पे। तो VT इज इक्वल टू हो जाएगा V नॉट प्लस डेल्टा B कितना है? T/273 इंटू V नॉट, और यहाँ से अगर हम V नॉट को कॉमन लें तो बनेगा 1 + T/273। तो ये बेटा बन जाता है चार्ल्स लॉ का दूसरा एक्सप्रेशन। सिंपल सा है ये भी। तो बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे
इसको आप सब कॉपी करके रखिएगा, कॉपी पेन लेकर के ही बैठिएगा पढ़ने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर। चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर या इसी को बोलते हैं एमंटन्स लॉ या इसी को बोलते हैं गे-ल्यूसैक्स लॉ ऑफ प्रेशर। ये बस चार्ल्स लॉ ही है, समझ लीजिए। जहां पे चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम था वहां प्रेशर कर दीजिए, जहां प्रेशर था वहां वॉल्यूम कर दीजिए। तो लिखिएगा व्हेन वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज केप्ट कांस्टेंट, कॉमा लगा के, प्रेशर ऑफ that amount of gas is directly proportional to absolute temperature of gas। तो क्या कांस्टेंट रखा? वॉल्यूम नहीं चेंज करना है, गैस की अमाउंट नहीं चेंज करनी है। ये कांस्टेंट अगर हैं तो जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो P इज इक्वल टू ये KT, K एक कांस्टेंट है, P अपॉन T इज इक्वल टू हो जाएगा K, या इसी का मतलब होता है P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 एंड सो ऑन। तो ये है चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर। जैसे चार्ल्स लॉ की एक फॉर्म हमने दी थी, वैसे ही चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर की भी हम दूसरी फॉर्म दे सकते हैं। लिखिएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस, पहले लिख लिया कोई दिक्कत नहीं है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस, इंक्रीमेंट इन प्रेशर ऑफ गैस, इंक्रीमेंट इन प्रेशर ऑफ गैस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस इज 1 अपॉन, ये लिखा है 1 अपॉन 273 टाइम्स of the pressure at 0 degree Celsius, of the pressure 1 upon 273 times, आगे आप यही लिखेंगे of the pressure at 0 degree Celsius। तो ध्यान दीजिएगा वॉल्यूम और मोल दोनों को हमने रखा कांस्टेंट, मान लिया हमने at 0 डिग्री सेल्सियस प्रेशर ऑफ गैस ये है P0। अब क्या होगा, अब हम बढ़ाएंगे टेम्परेचर, थोड़ा शॉर्ट में लिखने की कोशिश करेंगे। इंक्रीमेंट इन प्रेशर फॉर 1 डिग्री सेल्सियस, इंक्रीमेंट पूरा आप लिख लीजिएगा इन टेम्परेचर, ये पूरा आप लिखिएगा इंक्रीमेंट, ये इन लिखा है, ये कितना होगा 1 अपॉन 273 टाइम्स ऑफ द प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस, दिख रहा होगा होपफुली। इसके बाद इंक्रीमेंट इन प्रेशर फॉर T डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर ये हो जाएगा T अपॉन 273 ऑफ P0। तब देखिएगा प्रेशर ऑफ गैस एट T डिग्री सेल्सियस, PT से दिखा रहे हैं, ये कितना होगा, जितना 0 पे था और 0 से T तक आते आते जितना इंक्रीमेंट हो गया, T अपॉन 273 इंटू क्या होगा P0। तो अगर हम यहाँ पर P0 को कॉमन लें
तो पी नॉट को कॉमन लेने पर 1 प्लस टी अपॉन 273 हो जाएगा। ये है चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर। एक लॉ जो हम और पढ़ेंगे आज के लेक्चर में वो है एवोगैड्रो लॉ। तो डालेंगे हेडिंग हम लोग एवोगैड्रो लॉ। देखिए एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है। एवोगैड्रो लॉ में कहा गया इस बारी हमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कांस्टेंट रखना है। तो ऐसे केस में जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है V is directly proportional to mole of gas। यानी V इज इक्वल टू क्या होगा Kn, या V अपॉन N इज इक्वल टू होगा K। यहां से हम कह सकते हैं V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2, या V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। ये है एवोगैड्रो लॉ। एक लाइन लिख लीजिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल ऑफ गैस। बाकी ये एक्सप्रेशन। तो बेटा ये लॉज की थ्योरी खत्म हो गई। अब हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, अब हम इनके ग्राफ्स के बारे में बात कर लेते हैं। न्यूमेरिकल्स वाला जो लेक्चर होगा वो नेक्स्ट लेक्चर ले लेंगे। तो ग्राफ्स खत्म करेंगे, बॉयल्स लॉ से उठाएंगे। ग्राफ्स की कोई लिमिट नहीं है, जितने चाहो उतने ग्राफ्स बना लो, लेकिन जो आपके मतलब के हैं वो ग्राफ्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे बॉयल्स लॉ के जो ग्राफ्स होंगे यहां पे हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ्स। तो सबसे पहले हम लेंगे बॉयल्स लॉ के ग्राफ्स। तो बेटा ध्यान रखिएगा, बॉयल्स लॉ के जो ग्राफ्स होते हैं कॉल्ड, इन्हें हम कहते हैं आइसोथर्म्स। आइसो का मतलब होता है सेम, और थर्म वर्ड यूज किया गया है टेम्परेचर के लिए। तो जो भी ग्राफ होगा बॉयल्स लॉ का उसे हम कहेंगे आइसोथर्म। तो बेटा इन ग्राफ्स को हम लोग कहते हैं आइसोथर्म्स। बहुत सारे ग्राफ्स बनाए जा सकते हैं, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। फर्स्ट, जैसे आपने पढ़ा हुआ था PB इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आया था बॉयल्स लॉ में, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहता था अगर टेम्परेचर कैसा है सेम। तो अगर हम ये ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखना ही है। इस एक्सिस पर हमने P ले लिया, अगर इस एक्सिस पे हम P लेते हैं तो इस एक्सिस पे हमने PB को लिया, तो PB कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा।
हालांकि प्रेशर जीरो हो ही नहीं सकता अगर मैटर है, तो ये ग्राफ यहाँ से ना स्टार्ट होकर के थोड़ा कहीं आगे से स्टार्ट होगा। यहाँ पर हम P भी ले सकते हैं या यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, V ले सकते हैं। मतलब होगा क्या भाई, P इंटू V अगर कांस्टेंट है, अगर P इंटू V कांस्टेंट है, अगर प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम घट रहा होगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो प्रेशर घट रहा होगा। तो यहाँ पे आप चाहें P लें या V लें, P इंटू V कैसा रहेगा, कांस्टेंट। बेटा जी एक ग्राफ तो ये बन गया। अच्छा, अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है PB इज इक्वल टू, दूसरा ग्राफ जो बना रहे हैं, PB इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो अगर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ खींचा जाए, देखो ये एक इक्वेशन ही होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, A इंटू बी अगर कांस्टेंट है तो A और B के बीच जो ग्राफ आएगा, तो जो ग्राफ होगा प्लॉट बिटवीन A एंड B इज, जो होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। कैसे बताते हैं आपको। ये हमने एक एक्सिस पे प्रेशर को लिया और एक एक्सिस पर हमने वॉल्यूम को लिया, तो जो ग्राफ बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। कुछ इस तरीके से आएगा। ग्राफ कभी भी ना तो एक्स एक्सिस पे मिलेगा, ना ही ग्राफ कभी वाई एक्सिस पे मिलेगा। हालांकि एक्सिस के साथ इसकी डिस्टेंस कम होती जाएगी, ग्राफ की यहाँ भी कम होती जाएगी, लेकिन अगर बात की जाए इनके मीटिंग पॉइंट की, ये जो है ये हमेशा ओरिएंटेड होगा एक्सिस की तरफ। ऐसा नहीं कि आपने पैरेलल कर दिया, इसके पैरेलल भी नहीं होगा, ये भी इसके पैरेलल नहीं होगा, हमेशा ओरिएंटेड होगा किसकी तरफ, इस एक्सिस की तरफ। और अगर मिलने की बात हो तो इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, ये कभी मिलेगा नहीं। इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये दो ग्राफ्स बनते हैं। बाकी हम लॉग लेकर के बहुत सारे ग्राफ्स बना सकते हैं, कोई भी ग्राफ बना सकते हैं, 1 अपॉन लेकर के बना सकते हैं। वो मैं एक बस तरीका आपको बता देता हूँ किसी एक का, बाकी आप अपना खुद देख लीजिएगा। जैसे कि PB इज इक्वल टू K है। अब आप अगर लॉग ले लेते हो तो एक काम कर लें, हम V को इधर रख लें या P को इधर रख लें, एक को उधर पहुंचा दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो देखो ऐसा कुछ आ जाएगा निकल के। मान लो हमने P ले लिया तो K होगा इंटू क्या होगा, 1 अपॉन V, 1 अपॉन V होगा। अब आप लॉग ले लो, टेकिंग लॉग, थोड़ा बहुत आपको लॉग आना चाहिए। जब लॉग लोगे तो ये बनेगा लॉग P इज इक्वल टू लॉग K प्लस, ये तो पता होगा लॉग A इंटू V क्या होता है, लॉग A प्लस लॉग B। यहाँ बना लॉग 1 अपॉन V। तो इसको हम y एक्सिस माने, इसको हम x एक्सिस माने। ये यहाँ पर m होता है और ये क्या होता है, इंटरसेप्ट C। या एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा उल्टा करके लिख, मतलब थोड़ा चेंज करके लिख लेते हैं। या log P इज इक्वल टू 1 इंटू लॉग 1 अपॉन V प्लस लॉग K कर लें, तो y इज इक्वल टू mx प्लस C बनेगा। तो स्लोप कितना है, 1। स्लोप 1 है, मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। बेटा जी y इज इक्वल टू mx प्लस C हो गया, मतलब ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई। अब ऐसे करके ग्राफ बनाया, y एक्सिस पे क्या दिखाई दे रहा है, log P, x एक्सिस पे दिखाई दे रहा है log 1 अपॉन V। अब जो m है, m का मतलब स्लोप 1 है, और स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, और tan थीटा 1 कब होता है, जब एंगल होता है 45 डिग्री का। तो जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। यहाँ से तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ से कहने का मतलब ये हुआ कि प्रेशर कितना हो गया, 0,
तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ग्राफ ऐसे कुछ आएगा, लेकिन जो एंगल होगा इसके साथ होगा या इसके साथ होगा वो 45 का होगा। तो m क्या होता है, tan थीटा। ये फिलहाल कितना है यहाँ पर 1, और जो इंटरसेप्ट c है, c किसके बराबर होगा, log k के। बेटा क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर log p इज प्लॉटेड विद log 1/b। बताइए इंटरसेप्ट क्या होगा, मतलब c क्या होगा, या यहाँ पर m की वैल्यू क्या होगी। तो अब आपको अभी कुछ नहीं पता है, अभी तो सब कुछ सामने है, दिख ही रहा है। तो आपसे कहा कि कांस्टेंट टेम्परेचर, ग्राफ किसके बीच बनाया गया, ग्राफ बनाया गया p, log p और 1/v। तो आप कांस्टेंट टेम्परेचर से ही आइडिया लगाएंगे कि हम इक्वेशन कौन सी लेंगे, pb = k। अब हमें 1/v लेना है तो v आप उधर ले जाएंगे ऐसे करके, फिर आप ग्राफ लॉग लेंगे और आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा, इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में मिल जाएगी और आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अगर वो इसका उल्टा बोल दें कि ग्राफ खींचा गया log v और log 1/p के बीच, तो आपको उसके हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा और फिर इक्वेशन आपको निकालनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये लॉग वाले ग्राफ्स भी बन सकते हैं। हालांकि एकेडमिक लेवल पे ये नहीं पूछे जाने वाले हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, आपका IQ टेस्ट किया जा सकता है। तो ये कुछ ग्राफ बन रहे हैं बॉयल्स लॉ के। इसके बाद एक बहुत कॉमन ग्राफ है जहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बारे में जरा हम बात करेंगे। वो क्या है, बॉयल्स लॉ से ही रिलेटेड है। आपको थोड़ा सा लॉग का आइडिया होना चाहिए। हालांकि मैं लेक्चर बनाऊंगा लॉग के लिए, बहुत ज़्यादा लॉग मुझे भी नहीं आता है क्योंकि एक मैथमेटिकल टूल है, तो जितने की ज़रूरत पड़ती है केमिस्ट्री में उतना लॉग मैं आपको बहुत आराम से पढ़ा सकता हूँ। लॉग देखना, एंटी लॉग देखना, या कुछ लॉग के फार्मूलाज होते हैं, वो जितनी ज़रूरत केमिस्ट्री में होगी उतना मैं एक लेक्चर बना के डालूंगा और आपको सिखाऊंगा। एक जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में वो ये है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे करके क्वेश्चन में कहा गया, लॉग से ही क्वेश्चन है इसलिए करा रहे हैं, वैसे क्वेश्चंस का लेक्चर नेक्स्ट होगा। ऐसे करके ग्राफ बनाया गया, इस एक्सिस पर ले लिया गया v और इस एक्सिस पर ले लिया गया p। अगर बॉयल्स लॉ का ग्राफ होगा तो आपको पता है ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। ये ग्राफ, और पूरे ग्राफ में टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट। हमने मान लिया वो टेम्परेचर T1 है। एक और ग्राफ बना दिया गया, वो दूसरे टेम्परेचर T2 पे है। एक और ग्राफ बना दिया गया जो नेक्स्ट टेम्परेचर किस पे है, T3 पे है। ऐसे करके ये ग्राफ बना दिए गए और आपसे पूछा गया T1, T2 और T3 में क्या रिलेशन होगा, मतलब कौन बड़ा होगा कौन ज़्यादा होगा। तो ऐसे करके कुछ ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। पहला T1, T2, T3 बराबर हैं, T1 ज़्यादा है, T2 से ज़्यादा है, T3 से। तीन ऑप्शन बना लेते हैं, इसका उल्टा। ऐसे करके अब कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप सोचोगे अलग अलग टेम्परेचर। भैया ये तीन अलग अलग ग्राफ हैं, बॉयल्स लॉ का ही ग्राफ है, P और V के बीच रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये एक ग्राफ है T1 टेम्परेचर, पूरे ग्राफ में टेम्परेचर कांस्टेंट है, ऐसे ये पूरे ग्राफ में कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन करने का तरीका हमारा क्या होगा, जरा ध्यान दें। बेटा जी हम क्या करते हैं इस केस में, दूसरा मार्कर यूज़ कर रहे हैं, अब आपको दिख जाएगा आराम से। हम क्या करेंगे, किसी एक क्वांटिटी को कांस्टेंट करेंगे P या V में से। सपोज दैट हमने P को कांस्टेंट कर लिया। अगर हमने P को कांस्टेंट कर लिया, मतलब इस ग्राफ में जो प्रेशर है वही प्रेशर इस ग्राफ में है, वही प्रेशर इस ग्राफ में है। भाई हम P बता सकते हैं, B बता सकते हैं कौन सा ज़्यादा है, क्योंकि बाई एक्सिस पे P लिया गया, एक्स एक्सिस पे V लिया गया। किसी भी एक्सिस पे T है नहीं तो हम T बता नहीं सकते कौन सा ज़्यादा होगा कौन सा कम होगा। तो हमने P को कांस्टेंट कर लिया। देखो तीनों में P कैसा है, कांस्टेंट है। अब आपने क्या किया, इनके करेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ले लिया। T1 के करेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम क्या है, V1,
T2 के करेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम क्या है V2 और T3 के करेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम क्या है V3। अब ध्यान देना, अगर P कांस्टेंट है तो ऐसे केस में अमाउंट तो कांस्टेंट है ही है, जो वॉल्यूम होता है या टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। दैट इज जहां V ज्यादा होगा, मोर द V मोर द T। अब T तो हम देख नहीं सकते यहां पर, V कहां ज्यादा है तीसरे वाले केस में, तो इस दैट इज क्या हुआ, T3 सबसे ज्यादा होगा, फिर T2 ज्यादा होगा, फिर T1 होगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो जो चीज हम देख सकते हैं उसके बेसिस पे हमने इसको रिलेट करा लिया। आप ग्राफ V से भी डाल सकते थे, ठीक है, किसी एक को कांस्टेंट मान करके आपने जैसे P को कांस्टेंट किया तो T1 के करेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V1, T2 के करेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V2, T3 के करेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V3। आपको पता है प्रेशर कांस्टेंट होने पे वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो टेम्परेचर वहां ज़्यादा होगा जहां पर वॉल्यूम ज़्यादा होगा। इस तरीके से हम ये ग्राफ के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऐसे भी यहाँ से भी क्वेश्चन ऐसे ये भी बन सकता है, बॉयल्स लॉ का अगर हम क्वेश्चन बनाएं तो क्वेश्चन ये बनेगा, जैसे आपसे क्या कहेंगे, इस एक्सिस पर हमने PV लिया और इस एक्सिस पर कुछ भी ले लिया, V ले लिया या P ले लिया, V ले लिया, और 2-3 ग्राफ बना लिए गए। ऐसे करके कह दिया गया ये T1 पे है, ये T2 पे है, ये T3 पे है, और वही रिलेशन पूछ लिया T1, T2, T3 में। फिर से हम क्या करेंगे, एक को कांस्टेंट करेंगे। अब एक को कांस्टेंट किसे करना चाहेंगे, आप V को कांस्टेंट कर लीजिए। तो जब आप V के कांस्टेंट, भाई सीधी सी बात है, अगर V आपने कांस्टेंट कर लिया, आप डायरेक्टली देख लो, आपसे डायरेक्टली भी हो जाएगा। अगर आपने V कांस्टेंट रखा, V अगर कांस्टेंट कर लिया तो PV1 कहां ज्यादा आ रहा है, B अगर कांस्टेंट है, अगर B कांस्टेंट है तो PV की वैल्यू वहां ज्यादा होगी जहां पर P ज्यादा होगा। देखिए ध्यान से देखें, ऐसे व्हेन हमने V को कांस्टेंट रखा, V इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो क्या करेंगे इस केस में, मोर द P मोर द, अलग अलग पॉइंट्स हैं, अगर B कांस्टेंट है तो जहां P ज्यादा होगा वहां PV ज्यादा होगा। भाई B तो कांस्टेंट है तो जहां P ज्यादा होगा वहां पर ये मल्टीप्लिकेशन ज्यादा आएगा। और PB, P कब ज्यादा होगा, P इज मोर व्हेन T इज मोर, जब T ज्यादा होगा। क्यों, ऐसा क्यों बोला हमने, बिकॉज एट कांस्टेंट V प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो देखो बेटा, हमने हर जगह वॉल्यूम कैसा किया, कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट कर लिया, तीनों में वॉल्यूम कांस्टेंट है। तीनों में जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अब वॉल्यूम की तो बात ही नहीं रह गई, वॉल्यूम को तो आप खत्म कर दो। इसके करेस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा, अब प्रेशर मान के चलो आप इस एक्सिस पे, है तो PV लेकिन वॉल्यूम हो गया कांस्टेंट। जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब क्या बढ़ रहा है, P बढ़ रहा है। P बढ़ रहा है, इसका मतलब ये P1 है और ये क्या हो जाएगा P2, ये क्या हो जाएगा P3। अब मोर द P, ये कॉमा लगा हुआ है, मोर द PB। PB कहां ज्यादा है, PB इस वाले केस में ज्यादा है, फर्स्ट वाले केस में PB की वैल्यू कैसी है, ज्यादा। इसका मतलब P1 फ्रॉम ग्राफ से P1 इज मोर देन P2 इज मोर देन P3, इसलिए हम कह सकते हैं हेंस T1 इज मोर देन T2 इज मोर देन T3। ये हो जाएगा, तो इसको आप ठीक से करिएगा। तो ये बॉयल्स लॉ से रिलेटेड कुछ ग्राफ्स किए या ग्राफिकल क्वेश्चंस। अब हम आगे बढ़ेंगे चार्ल्स लॉ पे। चार्ल्स लॉ और चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर, इनके बिल्कुल एक से ही ग्राफ्स बनते हैं, बनाते हैं 1-2 ग्राफ्स।
देखिए बेटा, चार्ल्स लॉ में कहा गया है, यहां से समझिएगा, B प्रोपोर्शनल टू T, चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम ये ग्राफ बनाएं, इस एक्सिस पे V ले लें, इस एक्सिस पे T ले लें, तो ये ग्राफ आएगा ऐसे करके। लेकिन ये टेम्परेचर किस में होना चाहिए? टेम्परेचर इन केल्विन होना चाहिए, डिग्री सेल्सियस में नहीं होना चाहिए। और यही चार्ल्स लॉ की लिमिटेशन है। जब टेम्परेचर जीरो है, जीरो केल्विन है, टेम्परेचर इन केल्विन, देखो यहाँ पे टेम्परेचर किस में है? जीरो केल्विन में है, जीरो है केल्विन में, तो वॉल्यूम कितना हो गया? जीरो। क्या वॉल्यूम किसी भी मैटर का, किसी गैस ले लो, चाहे लिक्विड ले लो, चाहे सॉलिड ले लो, फिलहाल यहाँ पर गैस की बात हो रही है, क्या किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो हो सकता है? नहीं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, तो आप यही दिखाओगे, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टी, या आप यहाँ से दिखा देना, मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से आप दिखाओ, यहाँ पे शुरू करते हैं, फ्रॉम वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस टी अपॉन 273। अब इसके कुछ केसेस देख लेते हैं। पहला केस ले रहे हैं, व्हेन टेम्परेचर T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है? दिख रहा है ये 273 केल्विन। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है यानी 273 केल्विन है, तो VT कितना निकल के आएगा? V नॉट 1 प्लस T, ये डिग्री सेल्सियस में ही लेना होता है, यहाँ पे केल्विन में लेना होता है, लेकिन ये वाला टेम्परेचर अगर आपने लॉ ठीक से पढ़ा है तो ये डिग्री सेल्सियस में होता है, 0 अपॉन 273। तो VT कितना आएगा? V नॉट के बराबर आएगा, इट इज नॉट जीरो, इट इज का मतलब वॉल्यूम इज नॉट, वॉल्यूम इज नॉट जीरो एट 0 डिग्री सेल्सियस। नोट करने वाली बात यह है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना आया? V नॉट आया, 0 नहीं आया। तो अगर हम यहां टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ले लेते तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम 0 हो जाता, तो ये ग्राफ गलत हो जाता। दूसरा केस देखो, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। दूसरे केस में हमने टेम्परेचर ले लिया 0 केल्विन, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस, तो BT कितना बनेगा? V नॉट 1 प्लस -273 डिग्री सेल्सियस अपॉन 273, ये वैल्यू आएगी -1, 1 प्लस -1 ये कितना हो जाएगा? 0, यानी जो VT आएगा निकल के वो कितना होगा? 0। तो अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन ये पूछा जाए कि चार्ल्स लॉ गलत क्यों है, तो आप यहाँ से इक्वेशन उठाओगे, फ्रॉम BT इज इक्वल टू दिस वन, और आप सीधे सीधे दूसरा केस पकड़ोगे, व्हेन T इज इक्वल टू 0 केल्विन, और आप दिखा दोगे वॉल्यूम 0, और आप कहोगे वॉल्यूम कैन नॉट बी 0, हेंस चार्ल्स लॉ इज नॉट, मतलब चार्ल्स लॉ ठीक नहीं है, 100% सही नहीं है। या इसका उल्टा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, प्रूव दैट 0 केल्विन टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल, तो आपको यहीं से प्रूव करना होता है, फ्रॉम दिस वन, सीधे सीधे ये उठाओगे, 0 केल्विन टेम्परेचर लोगे और वॉल्यूम 0 हो जाएगा, तो आप कहोगे 0 वॉल्यूम इज नॉट पॉसिबल, हेंस 0 केल्विन टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। तो या तो चार्ल्स लॉ को गलत मान लो, या 0 केल्विन टेम्परेचर नहीं पॉसिबल है ये मान लो। जैसा क्वेश्चन आए वैसा आप वहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे दो। हाँ, तो ग्राफ की बात कर रहे थे, ग्राफ बनेगा क्या? एक्चुअली ग्राफ कैसा बनना चाहिए? ग्राफ ऐसे बनेगा बेटा, ध्यान देना, हमने यहाँ पर इस एक्सिस पर तो हमने ले लिया वॉल्यूम, और इस एक्सिस पर हमने लिया टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर केल्विन में भी लेंगे और डिग्री सेल्सियस में भी लेंगे। लाइन सीधी नहीं है तो आप सीधी कर लेना भैया। देखना, ये टेम्परेचर हमने लिया 0 केल्विन, 0
डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हुआ, का मतलब हुआ 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब हुआ 273 केल्विन। इस एक्सिस पे हमने क्या लिया है, टेम्परेचर को, इस एक्सिस पे हमने लिया है वॉल्यूम को। यहां पे वॉल्यूम 0 नहीं होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम 0 नहीं होता है। कितना होता है, ये कोई वैल्यू है और ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी V0, ये वाली। ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे, थोड़ा सा गलत बना है, ग्राफ ऐसे आएगा। ये वॉल्यूम कितना है V0, फिर ये ग्राफ ऐसे, इसके बाद ग्राफ हाइपोथेटिकल होगा तो डॉटेड लाइन से दिखा दिया। ये वाला टेम्परेचर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली भी पॉसिबल नहीं है। तो ये इसका एक ग्राफ बनता है, ये चार्ल्स लॉ का ग्राफ होता है। अब यहीं से अगर हम क्या करें, अगर हम लॉग फॉर्म में ग्राफ्स को बनाना चाहें, तो भी हम बना सकते हैं लॉग फॉर्म के ग्राफ्स को भी। देखिए चार्ल्स लॉ के ही ग्राफ होंगे। एक ग्राफ बना के दिखा देता हूं, अगर आप अपना दिमाग यूज नहीं करोगे, मैं कितने भी ग्राफ्स आपको यहां पे बना के दिखा दूं, एग्जाम में आप अटक जाओगे जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चंस मिलेंगे असाइनमेंट में, बस कुछ तौर तरीके मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ जहाँ से आप ग्राफ्स बना सकते हो। अगर आप 0 लेवल पे हो, 13th वालों के लिए तो ये बैच है ही है, जो 12th पास आउट हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है। मीन्स ये लेक्चर 11th वालों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं करने वाला है, बस हाँ कंटेंट थोड़ा सा 11th के हिसाब से ज़्यादा है, एकेडमिक के हिसाब से। जो कंपटीशन एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए तो कंटेंट कभी ज़्यादा होता ही नहीं है। देखिए आपने पढ़ा है V/T = K। अगर लॉग फॉर्म में लेने हैं ग्राफ तो ऐसे ले लो, V = TK, लॉग ले लो, लॉग V = देखो भैया अगर 1/, में लेना होता तो आप V को वहां ले जाते, तो 1/T = 1/V आ जाता। कैसे भी आप ले सकते हो, जैसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। log V = log 1 × log T + log K। Y = m कितना हो गया 1, x ये हो जाएगा x + c, ये पूरा हो जाएगा c। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। देखो m है 1, दैट इज tan थीटा कितना होगा 1, दैट इज थीटा कितना होगा 45 डिग्री। तो अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ बनाने पर हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। बना लेते हैं 0 से, इस एक्सिस पे हमने ले लिया log t, इस एक्सिस पे हमने ले लिया log v, हालांकि दोनों ही 0 नहीं हो सकते, तो ग्राफ ऐसे कुछ हमने बना लिया। और जो थीटा होगा ये वाला एंगल, ये कितना होगा 45 डिग्री का होगा। m किसके बराबर है 1 के, और इंटरसेप्ट c बराबर है log k के। इस तरीके से होता है। एक आध क्वेश्चंस जो यहाँ से बनते हैं ग्राफ से, जो पूछा गया है वो क्वेश्चन हम ले लेते हैं और फिर इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्योंकि चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर के ग्राफ्स बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे ग्राफ चार्ल्स लॉ के हैं, बस अंतर इतना होगा कि चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर वाले में हम वॉल्यूम की जगह प्रेशर ले आएंगे, प्रेशर की जगह वॉल्यूम ले आएंगे। तो यहाँ से जो एक क्वेश्चन बनता है ग्राफ का, बना रहे हैं क्वेश्चन हमने इस तरीके से लिया, हमने इस एक्सिस पर T लिया, इस एक्सिस पर हमने P लिया।
और हमने 2-3 ग्राफ बना लिया। ये V1 वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी P तो यहाँ वेरी नहीं करता है, ये हमने V ले लिया। ये ग्राफ हमने P1 पे बना लिया। दूसरा ग्राफ हमने P2 पे बना लिया। ये चलो P3 ले लिया हमने क्योंकि थोड़ा सा ये ऊपर बन चुका है। और बीच में हमने ग्राफ क्या ले लिया, ये P2 पे ले लिया। फिर से आपसे वही पूछा गया, पहला ऑप्शन क्या ये बराबर हैं, दूसरा ऑप्शन क्या ऐसा कुछ है, तीसरा ऑप्शन या इसका उल्टा है। तो फिर से तरीका हमारा वही रहेगा, किसी एक चीज़ को कांस्टेंट कर लो। सपोज दैट आपने V को कांस्टेंट किया, V को कांस्टेंट किया तो P1 के करेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T1, P2 के करेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T2, P3 के करेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T3। वॉल्यूम जब कांस्टेंट होता है व्हेन V इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ऐसे केस में आपको पता है B कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर और टेम्परेचर का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। दैट इज मोर द T मोर द P। P पता लगाना है हमें, तो T कौन सा ज़्यादा है, T1 ज़्यादा है। दैट इज T, हाँ हमें पता है ग्राफ से, वी नो कहाँ से, फ्रॉम ग्राफ। क्या T1 ज़्यादा है, इसलिए P1 ज़्यादा होगा। ठीक है भैया, ऐसे करके हम इन क्वेश्चंस को लगा लेते हैं। इजीली इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है, टफ कुछ नहीं है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो 4 लॉज थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर और एवोगैड्रो लॉ, स्टेटमेंट्स पढ़े, इक्वेशंस पढ़ी और उनसे रिलेटेड जो ग्राफ्स बनते हैं ग्राफ्स पढ़े। आपको बताया ग्राफ्स आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने बढ़िया से आपसे तैयार होंगे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो जो इक्वेशंस पढ़ी थी हमने इनकी, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 या जो भी इक्वेशंस थी चार्ल्स लॉ की, चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर की, वहाँ से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। आज इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में नाम तो लिख ही दीजिए अपना, और कोई सजेशन हो तो सजेशन दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।